फ्रेंड्स, वेलकम टू इको पुनीत नोखा यूट्यूब चैनल पर मैं पुनीत नोखा आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में जिनसे जुड़े प्रश्न अलग अलग जीके रिलेटेड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित प्रमुख बिंदु है जो प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उन प्रमुख बिंदुओं को आज हम लोग एक अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे ताकि याद रखा जा सके। ना केवल अच्छे अरेंज वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे बल्कि उन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण भी करेंगे ताकि अच्छे से समझा भी जा सके। जीके रिलेटेड विषय का एक मूल लक्षण होता है कि उसको समझना, और अच्छे से यदि समझते हैं तो हम लोगों को वो लंबे टाइम के लिए याद भी रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक आपको लगभग सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। तो इसके लिए कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर, ताकि आपको आगे भी इसका वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में जो है हमारा मुगल वंश से संबंधित पहला वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग मूल रूप से देखेंगे कि कैसे भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है और इसके संस्थापक बाबर से जुड़े हुए विभिन्न बिंदु जिनसे जुड़े हुए प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। और इसको शुरू करने से पहले कुछ व्यवहारिक बातें जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। जैसे भारत की राजनीतिक स्थिति उस समय क्या थी जब मुगल सत्ता की स्थापना होने वाली होती है। तो भारत की राजनीतिक स्थिति ये थी कि दिल्ली में सल्तनत वंश के सबसे अंतिम वंश लोधी वंश का शासन चल रहा था, यानी इब्राहिम लोधी शासन कर रहा था। जब बाबर भारत में आता है, इसके अलावा दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में दो नए राजवंश उभर कर आ चुके थे, जिसे हम लोगों ने विजयनगर और बहमनी राज्य के रूप में पढ़ा। तो भारत की राजनीतिक स्थिति विखंडन की तरफ थी। छोटे छोटे राज्य बन चुके थे और ऐसा समय काफ़ी उपयुक्त समझा जाता है किसी भी विदेशी आक्रमण के लिए। तो यानी ये एक अनुकूल परिस्थितियाँ थी कि कोई ताकतवर शासक आकर के भारत में शासन कर सके। तो इन्हीं परिस्थितियों का लाभ उठा करके भारत में बाबर ने आक्रमण किया और एक नई सत्ता स्थापित की, जिसे हम लोग मुगल वंश कहते हैं। मुगल वंश का शासनकाल 1526 से लेकर के 1707 तक का शासनकाल माना जाता है, क्योंकि यह जो शासनकाल का जो समय था वो एक शक्तिशाली शासकों में से गिना जाता है। इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो बहादुर शाह प्रथम शासक बनते हैं, और अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय, अर्थात जिसे हम बहादुर शाह जफर के नाम से जानते हैं, 1857 की क्रांति के बाद में मुगल वंश अर्थात मुगल सत्ता की पतन हो जाता है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश का परिचय, जिनसे जुड़े हुए प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं मुगल वंश से संबंधित परिचय। मुगल मूल रूप से देखें तो जगताई शाखा से संबंधित, जो तुर्क के जगताई शाखा से संबंधित आते हैं। मुगल वंश का शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। बहादुर जो मंगोल और तुर्क
दो वंशों के मिलने से एक मुगल वंश बनता है और इसका शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। मुगल वंश के संस्थापक जिसको हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं और उसका मूल नाम काफ़ी बार पूछा जाता है, एग्ज़ाम की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण है। बाबर का नाम जहीरुद्दीन मुहम्मद बाबर नाम से इसको जानते हैं। काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है, इसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके पिता जिसको हम लोग उमर शेख मिर्ज़ा के नाम से जानते हैं और काफ़ी बार मिर्ज़ा शेख भी शुरू में आता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखें। और ये लोग तैमूर वंश से संबंधित था और इसकी माता का नाम कुतुब निगार खान जो मंगोल वंश से संबंधित थी, चंगेज़ खान के वंशज माने जाते हैं, जो काफ़ी बार क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन हम लोगों को उमर शेख मिर्ज़ा के बारे में अत्यंत ही याद रखना आवश्यक है। तैमूर वंश से संबंधित था और इसकी माता मंगोल वंश से संबंधित थी और इन्हीं के मिलने से मुगल वंश बनता है। और मुगल वंश जिसका शाब्दिक अर्थ बहादुर होता है। बाबर का जन्म वैलेंटाइन डे के दिन 1483 के अंदर फरगना में हुआ था और यह एक तुर्की क्षेत्र था जहाँ पे अपने पिता उमर शेख मिर्ज़ा शासन कर रहा था। उमर शेख मिर्ज़ा की हत्या 1494 को उसी के साले ने कर दी थी। जिस समय अपने पिता की मृत्यु हुई थी उस समय वह 12 वर्ष का था और 12 वर्ष का होने से अब इसके सामने कई प्रकार की चुनौतियां आ चुकी थी और इन चुनौतियों से निकल करके इसको शासन करना था। पड़ोसियों की चुनौतियां थी और अपनी कम उम्र की होने से शासन संभालने की भी एक चुनौती थी। पड़ोसियों से किस प्रकार संभला जाए और उनसे किस प्रकार अपने राज्य को बचाया जाए, इस प्रकार की कई प्रकार की चुनौतियां बाबर के सामने आती है। लेकिन अपनी एक बुद्धिमत्ता से इसने अपने राज्य को बचाए रखा और बाहरी जो पड़ोसी जो लोग थे, जो पड़ोसी राज्य थे, उनसे भी अपने आप को सेफ रखा। बाबर की मृत्यु 1494 में होने के बाद में बाबर के पिता की मृत्यु 1494 में होने के बाद बाबर जब गद्दी पर बैठता है तो उसकी उम्र मात्र 12 वर्ष थी। चलिए देखते हैं बाबर का प्रारंभिक संघर्ष क्या था और क्या क्या इसने कार्य किए और कौन सी जगह को इसने सर्वाधिक महत्व दिया और इसके बाद में वह किस तरफ बढ़ा। देखते हैं आगे बाबर का प्रारंभिक संघर्ष। सबसे पहले जब बाबर 12 वर्ष का था उस वक्त बाबर ने सबसे पहले समरकंद, पूछा जाता है कि सबसे पहले बाबर ने कहाँ आक्रमण किया था, तो यह समरकंद नामक एक राज्य था छोटा सा, वहाँ पे इसने आक्रमण किया। लेकिन यह आक्रमण असफल रहा। असफल रहने के बाद में पुनः जब ये 1597 को जब ये आक्रमण करता है तो वह समरकंद को जीत लेता है और वह मात्र 100 दिन तक, यानी कि कुल मिला के 3 माह तक वह उस राज्य में अधिकार के तहत शासन करता है। लेकिन 100 दिन बाद में उसे वहाँ से भागना पड़ता है। इसके बाद इसने 1501 के अंदर समरकंद को पुनः जीतता है और यहाँ अब वह 8 माह तक शासन करता है। 8 माह तक शासन करता है और उसके बाद वह 1504 के अंदर
बाबर समरकंद को जीतने के बाद में जब वह 8 माह तक शासन करता है और वहाँ से पुनः भागता है, तो वह बाद में भारत की तरफ बढ़ता है और यहाँ काबुल और गजनी क्षेत्र को जीत करके अपने अधिकार में ले लेता है। देखते हैं इसको एक मैप के माध्यम से। जैसे कि ये भारत का नक्शा है, यहाँ पे समरकंद पड़ता है और यहाँ पे अपना फरगना क्षेत्र है। तो इसने शुरू के अंदर इस तरफ बढ़ने का प्रयास किया, समरकंद की तरफ बढ़ने का प्रयास किया, लेकिन जब समरकंद को अधिक समय के लिए अपना स्थायी शासन स्थापित नहीं कर सका, तो इसने अंत में भारत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया और यहाँ पे काबुल नामक स्थान पर आक्रमण करता है। काबुल और गजनी क्षेत्र को जीत लेता है, अपने अधिकार क्षेत्र में ला देता है। इसके बाद वह 1507 के अंदर पादशाह की उपाधि धारण करता है और पादशाह की उपाधि धारण करने वाला यह एक प्रथम शासक था। इससे पहले शासक अपने पिता से लेकर के पहले के शासक, उन्होंने मिर्ज़ा नामक उपाधि धारण की थी, मिर्ज़ा नामक उपाधि। लेकिन 1507 में पादशाह की उपाधि धारण करता है और 1507 में ही हुमायूं का जन्म होता है। 1507 में ही हुमायूं का जन्म होता है। इसके बाद ये पुनः 1511 के अंदर समरकंद को जीता और अधिकार कर लिया और अधिक समय के लिए इस बार भी नहीं टिका, क्योंकि 1512 के बाद में उसे वहाँ से हटना पड़ा और अब उसने एक सौगंध खाई थी कि अब मैं मध्य एशिया व समरकंद की तरफ नहीं बढ़ूँगा। और अपनी आत्मकथा में भी लिखा था कि 2 जगह में एक रमज़ान नहीं मना पाया, कि मैं 2 जगह में एक रमज़ान नहीं मना पाया, अर्थात कभी जीत कभी हार, इधर उधर भटकना ही मेरा एक लक्ष्य बन गया था। लेकिन अब मैं मध्य एशिया और समरकंद की तरफ नहीं बढ़ूँगा, ये सौगंध खाता है। इसके बाद जब वह भारत की तरफ बढ़ता है तो सबसे पहले वह जो बाबर के आक्रमण है, उसका जो पहला जो प्रारंभिक आक्रमण है वो 1519 के अंदर जो क्षिमा क्षेत्र बाजौर और भेरा इनको जीतता है। सबसे पहले बाजौर और भेरा को जीतता है और वहाँ भेरा किला जीतने के बाद में वहाँ के जो लुटेरे थे उनको लूटना और वहाँ से वापस चले जाना अपने फरगने की ओर। उसके बाद में पुणे आता है और भेरा को जीतते हुए पेशावर को जीतता है और पेशावर को जीतने के बाद में वह वापस लौट जाता है। 1520 के अंदर वह बाजौर और भेरा से लेकर के पंजाब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, पंजाब जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, इसको भी जीत लेता है। यहाँ तक कि सियालकोट तक वह क्षेत्र अपने अधिकार में कर लेता है। इसके बाद 1524 ईस्वी को लाहौर सहित लगभग पंजाब के सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लेता है और उसका एक सपना अब साकार की ओर बढ़ने लग जाता है और अपने आप में एक आत्मविश्वास जाग जाता है कि अब मैं एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार करने वाला हूँ। तो इसको आप एक शैक्षिक दृष्टि से देखें और हमारा भविष्य यदि अपने आप में देखें तो बाबर की तरफ देख करके हमारा भविष्य अपन हासिल कर सकते हैं कि कैसे बाबर एक छोटी अवस्था में था। जब पिता की मृत्यु हो जाती है उस वक्त वह मात्र 12 वर्ष का था और कैसे वह समरकंद की ओर बढ़ता है, कैसे अपने पड़ोसी और अपने दुश्मनों से अपनी और अपने राज्य की रक्षा करता है और इसके बाद धीरे धीरे इसकी दिशा भारत की ओर बढ़ती है और भारत की ओर बढ़ने के बाद में
खुद को विश्वास हो जाता है कि अब मैं एक बहुत बड़े भूभाग पर शासन करने वाला हूँ। इसके बाद जब भारत पर आक्रमण होने के बाद देखते हैं कि भारत में जो राजनीतिक स्थिति थी वो उस वक्त किस प्रकार की थी। जब बाबर भारत में आक्रमण की ओर बढ़ रहा था, 4 आक्रमण बाबर ने कर लिए हैं। अब बाबर जब भारत की ओर बढ़ रहा है तो उस वक्त भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी, इसको समझने के लिए हम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण जो बातें जो हैं जो भारत से संबंधित हैं उनको देखते हैं। कि भारत की राजनीतिक स्थिति ये थी कि अधिकतर जो भारत के राज्य थे, अधिकतर जो भूभाग था वो मुगलों के अधीन था, यानी कि मुगल राज्य थे। भारत में एक बहुत बड़ा जो वंश था, जो सल्तनत काल का अंतिम वंश जो लोधी वंश वो था और वो शासन कर रहा था। अधिकतर राज्य मुस्लिम राज्य थे। देखें तो उदाहरण की तरफ देखें तो दिल्ली में सल्तनत था काल का जो अंतिम शासन वंश जो था वो लोधी वंश था। और दक्षिण भारत की तरफ देखें तो बहमनी राज्य जो 5 भागों में बंट चुका था और वहाँ पर भी मुस्लिम लोगों द्वारा शासन चलाया जा रहा था। लेकिन कृष्णदेवराय के नेतृत्व में एक विशाल साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य जो एक हिंदुओं के नेतृत्व में चल रहा था। इधर मेवाड़ की तरफ देखें तो राणा सांगा, यानी कि भारत की स्थिति ये थी, इधर राणा सांगा, इधर बहमनी और विजयनगर। यहाँ बहमनी में मुस्लिम वर्ग का जो शासन चल रहा था और यहाँ पे कृष्णदेवराय का। इधर दिल्ली के अंदर मुस्लिम साम्राज्य था। तो अब बंगाल की ओर देखें तो भी यहाँ लोधी वंशों का ही शासन चल रहा था। तो यानी कि संपूर्ण भारत में मुस्लिम साम्राज्य स्थापित था, कुछ एक जगहों को छोड़ करके। अब लेकिन सभी शासक एक दूसरे के संघर्ष की स्थिति में थे, यानी कि लोधी सांगा को हरा करके मेवाड़ को भी अपने राज्य में मिलाना चाहता था। इधर से कृष्णदेवराय को हरा करके भी विजयनगर को अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था और संपूर्ण भारत में एक मुस्लिम सत्ता स्थापित करना चाहता था। लेकिन अब देखें तो यहाँ बाबर को इस संघर्ष की स्थिति जो भारत में थी इसका फ़ायदा उठा करके भारत में आक्रमण करना एक उचित और उपयुक्त समय समझा। और इसी के साथ ही साथ यहाँ पे इब्राहिम लोदी के एक चाचा आलम खां, जिसने भी एक निमंत्रण भेज दिया था कि आप भारत पर आक्रमण करें, और एक पंजाब के शासक दौलत खां ने भी निमंत्रण भेजा कि आप भारत पर आक्रमण करें। तो अब भारत पर आक्रमण करने का समय अधिक उपयुक्त होने लग गया था, जिसको लेकर के बाबर ने महत्वपूर्ण कदम उठाना शुरू कर दिया। चलते हैं अब भारत की स्थिति क्या है और भारत में किस प्रकार से मुगल सत्ता स्थापित होती है। देखते हैं कि भारत में जब सत्ता स्थापित होती है तो सबसे पहले सत्ता स्थापित करने के लिए इसने एक युद्ध लड़ा जो इब्राहिम लोदी के संग लड़ा था, जिसको हम पानीपत का प्रथम युद्ध कहते हैं। और पानीपत की प्रथम युद्ध जिसकी डेट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 21 अप्रैल 1526 को। और यह यदि पूछे तो 5वां भारत पर आक्रमण था, 5वां, यानी कि 5वां आक्रमण पानीपत का ही युद्ध था।
और ये पांचवा आक्रमण जो जीतता है और काफ़ी अपनी इच्छा और अपना जो विश्वास था वो अब कायम होने लग जाता है कि अब भारत में सत्ता स्थापित हो जाएगी। बाबर ने दिल्ली सल्तनत के शासक इब्राहिम लोदी को पराजित किया, जो कि युद्ध भूमि में मारा गया। अर्थात हमने पिछले जो सल्तनतकालीन वीडियो में हमने पढ़ा था लोदी वंश का कि यह एकमात्र प्रथम शासक था सल्तनत काल का जो युद्ध भूमि में मारा गया था। पानीपत के ही युद्ध में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया गया। तोप खाने का प्रयोग पहली बार पानीपत के युद्ध में किया गया। तुलुगमा युद्ध पद्धति का ही प्रयोग इसी युद्ध में प्रथम बार किया गया, जो बाबर ने उज़्बेकों से सीखा था। तोप सजाने में उस्मानी पद्धति या विधि अपनाई जाती थी, यानी कि तोपों को किस प्रकार सजाना है ये जो तरीका जो सीखा था या जो इस तरीके को किस नाम से जाना जाता है उसे उस्मानी पद्धति या विधि या तरीके के नाम से जाना जाता है। तोपों का संचालन जो करता था वो उस्ताद अली कुल्ली नाम से एक सेनापति था, जो तोपों का संचालन करने का कार्यभार संभालता था। बंदूकधारियों का नेतृत्व जो था वो उस्ताद मुस्तफ़ा करता था। यानी कि इस प्रकार से जब मैदान बनता था तो इनको तोपें सजाने का कार्य इस प्रकार तोपें सजाना और बंदूकों को यहाँ इस तरफ सजाना और तोप इस प्रकार से सजाना, ये जो कार्य था बंदूकों को सजाने का कार्य उस्ताद मुस्तफ़ा इनको सजाने का और तोपों को सजाने का कार्य उस्ताद अली कुल्ली खां। 1526 में बाबर ने स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया था। बादशाह बाबर ने 1526 ईस्वी में स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया और मुग़ल वंश की स्थापना कर देता है। लेकिन अब भी बाबर के मन में ये विचार आता है कि अब भी हमारा जो वंश जो है वो स्थायी नहीं है, क्योंकि उत्तर भारत में देखें तो एक मेवाड़ राज्य पड़ता है जहाँ पे एक शक्तिशाली योद्धा जो राणा सांगा के नाम से जाना जाता है, जिसने अब तक लगभग 100 युद्ध लड़ चुके हैं और उसके 80 घाव हैं शरीर पे। इतना ताकतवर योद्धा है, तो उसको जीतना सबसे पहले हमारा प्राथमिकता होगी, तब जाकर के हमारा जो वंश जो है हमारी सत्ता जो है वो एक स्थायी होगी। और इसने बाबर के साथ युद्ध करने का सांगा के साथ युद्ध करने का प्लान बनाया था। और जब बाबर पानीपत का युद्ध जीत जाता है तो वह खुशी मनाने के लिए काबुल जाता है और काबुल में अपने लोगों को चांदी के सिक्के जो है वो वितरित करता है। यानी कि उसने एक उदारता का परिचय दिया था और यहाँ पे उन लोगों ने ही इसको दानी प्रवृत्ति होने के कारण उसे कलंदर की उपाधि देते हैं। तो ये पूछ सकते हैं कि किस युद्ध के बाद बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की, किस युद्ध के बाद? तो पानीपत के युद्ध के बाद में बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। इसके बाद अब बाबर का जब विचार बनता है कि हमारा अब तक शासन जो है वो एक स्थायी नहीं है, तो वह बाबर राणा सांगा के साथ में संघर्ष करने का प्लान बनाता है और अपने लोगों में एक जोशीला भाषण देता है कि ये युद्ध जो है वो
धर्म युद्ध है, जिहाद का नारा देकर के अपने लोगों में उत्साह पैदा करता है, सैनिकों में उत्साह पैदा करता है। और यहाँ पे इसने शराब पीना वगैरह बहुत सारी जो इस प्रकार की व्यवस्था थी जो अपने धर्म में थी उनको छोड़ना, ऐलान करना और अपने लोगों को इस युद्ध को बहुत ज़रूरी है जीतना, इस प्रकार का आदेश देना और अपने आप को एक धार्मिक व्यक्ति यहाँ मानते हुए इस युद्ध को जीतना अनिवार्य कर दिया था। और लोगों ने इसको उत्साहपूर्वक इस युद्ध को लड़ा, सेना ने इस युद्ध को लड़ा और जिहाद नामक एक नारा दिया था। तो ये इसी युद्ध में दिया था बाबर ने, जिहाद नामक नारा, जो धर्म युद्ध के नाम से जानते हैं इसको। और इधर से सांगा ने पाती परवन प्रथा के माध्यम से सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित किया था। एक क्षत्र पर सभी राजपूत राजा यहाँ एकत्रित हो जाते हैं, लेकिन राणा सांगा इस युद्ध में हार जाते हैं और बाबर इस युद्ध में विजय हो जाते हैं। इसने कारण बताया था बाबर ने कि ये युद्ध करने का कारण ये है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ इसने मेरा सहयोग नहीं किया था। कुछ समय पहले जब मेरे पास में निमंत्रण आता है तो सांगा मुझे सहयोग करने के लिए कहता है, लेकिन इसने मेरे को सहयोग नहीं दिया था इब्राहिम लोदी के खिलाफ। और इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है, यानी कि काफिरों को मारने वाला। इसी युद्ध में गाजी की उपाधि धारण करता है। इस युद्ध के बाद में चंदेरी का युद्ध होता है जो 1528 के अंदर होता है। और ये जो चंदेरी का जो शासक था मेदिनी राय, जिसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता की थी। और अब बाबर ने 1528 में मेदिनी राय को कहा था कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, अन्यथा युद्ध के माध्यम से मैं अधीनता स्वीकार करवाऊंगा। और इस युद्ध में बाबर जीत जाता है और मेदिनी राय की दो पुत्रियां, जिनको हुमायूं और कामरान को भेंट स्वरूप उपहार में दे देते हैं। ये जो चंदेरी का जो युद्ध जो है वो 1528 में होता है और चंदेरी का जो मैदान जो है वो मालवा और बुंदेलखंड की सीमा के बीच में है। इसके बाद घाघरा का युद्ध होता है जो घग्गर नदी के तट पर होता है और घाघरा नदी के तट पर होता है जो कि बंगाल में पड़ता है। और यहाँ पे इब्राहिम लोदी के ही जो कुछ दूरी में लगने वाले भाई था, चाचा का भाई था, जो वहाँ पे शासन कर रहा था और वह इस युद्ध में हार जाता है और यहाँ बाबर पुनः जीत जाता है। इसके बाद में बाबर की मृत्यु हो जाती है 26 दिसंबर को 1530 को। इसकी मृत्यु से संबंधित काफ़ी इतिहासकारों में असमंजस्य हैं कि इसकी मृत्यु, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि भारत की जो जलवायु थी वो इसके अनुकूल नहीं थी और जिसको वह सूटेबल नहीं समझता था इसको, और इसी कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोग, कुछ इतिहासकार अलग राय देते हैं, लेकिन एक हुमायूं नामा जो है उसके अनुसार कहते हैं कि महमूद जो लोदी जो है उसकी माँ के हाथ की खीर खाता है बाबर, और इस खीर में जहर मिला होता है जिससे इसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इसको प्रथम बार आगरा में दफनाया जाता है आरामबाग के अंदर, और उसके बाद में वहाँ से पुनः काबुल लेकर जाते हैं और काबुल में दफनाया जाता है। इसकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं जिसको तुजुक ए बाबरी और रिसाले ए उसज नाम से जानते हैं। उसने एक सिक्का चलाया था जो महत्वपूर्ण है, शाहरुख सिक्का। इससे संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि शाहरुख सिक्का किसने चलाया,
तो ये बाबर ने चलाया था। इसने एक पद शैली जो चलाई थी जिसको नाम मुबियान नामक एक पद शैली, तो मुबियान नामक पद शैली किसने चलाई? तो ये बाबर ने चलाई थी। तो आज का इतना ही है। आगे हमारा दूसरा वीडियो आएगा जो हुमायूं से संबंधित होगा। उसके बाद में चलते रहेंगे, हम 5-4 वीडियो डाल देंगे और मुगल वंश समाप्त कर देंगे। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।